गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार. Before we start the webinar, just give me a moment to introduce Money Life Foundation. We are a 10-year-old non-profit, and our primary goal is to spread financial literacy and consumer advocacy. And आज हमारे साथ we have a very senior RTI activist, Shailesh Gandhi ji, who is going to be speaking about the basics of the RTI Act. So I would like to now introduce Sir. Mr. Gandhi is one of the senior most RTI activists. Arvind, I will take it over. Yes, sir. शैलेश गांधी सर, जैसे कि आपको पता होगा कि शैलेश गांधी सर आज तक केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र आरटीआई कार्यकर्ता है और ये एक अनूठा गौरव है उनको प्राप्त है. और ऐसे सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहां पे गांधी सर ने आम आदमी के रूप में इस कानून का इस्तेमाल करते हुए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है. उन्होंने आरटीआई का उपयोग किया है और 1000 से भी ज्यादा कार्यशाला उन्होंने लिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे नागरिकों को और सरकारी अधिकारियों को भी इस जन सूचना अधिकार के अधिनियम के बारे में सिखाया है, पढ़ाया है, जानकारी दी है. और बतौर केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद पर काम करते हुए केवल 3 साल और 9 महीने उनको कार्यकाल मिला था, लेकिन इसी कार्यकाल में उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा मामलों की सफलतापूर्वक निपटाया है और 90 दिन से उन्होंने कम से कम मामलों पर निर्णय सुनिश्चित किया है. Arvind, you want to say something? मैं थोड़े रूल्स आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. मैं आप सभी के ईज ऑफ एक्सेस के लिए मैं 2-3 रूल्स है हमारे पास. आप सभी को म्यूट पे रखा है ताकि सिर्फ स्पीकर के ऊपर ध्यान रहे. एंड फॉर ऑप्टिमल व्यूइंग आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पीकर व्यू पे रखें इस प्रेजेंटेशन को. ये जो मीटिंग है ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा एंड ये हमारे यूट्यूब चैनल मनी लाइफ टीवी पे अपलोड किया जाएगा. आपको अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेगा तो उसके लिए भी हमारे पास प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा समय है. बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जूम में रेज हैंड ऑप्शन की जो व्यवस्था है उसका आप उपयोग करें. ऑल्सो आप सभी का घर का बैकग्राउंड हमें दिख रहा है, सो अगर आपको आपका प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना होगा तो आप अपने कैमरास को स्विच ऑफ करके रख सकते हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम, मैं शैलेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि दे कैन इफ यू कैन टेक अस टू द प्रेजेंटेशन. सर, ओवर टू यू. नमस्कार मित्रों, मनी लाइफ ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि हम बहुत लोग पूरे देश से एक दूसरे को मिल सके, एक दूसरे से बात कर सकें. और आज मैं कोशिश करने वाला हूं हिंदी में बात करने की. कुछ अंग्रेजी शब्द आ जाएंगे और मेरा प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में रहेगा, मगर उतना क्षमा कीजिएगा. 100 साल पहले लोकमान्य टिळक ने कहा था पुणे में कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. हम कहते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन हमें स्वराज मिल गया. स्वराज का मतलब जहां तक मैं समझता हूं ये है मेरा राज, आपका राज. मगर हम किसी को लगता नहीं कि हम इस देश के राजा हैं, तो फिर ये स्वराज कैसे आया? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे हिसाब से 15 अगस्त 1947 के दिन राज रहा, राज गया नहीं, स्वराज आया ही नहीं कभी. राज सिर्फ गोरों से अपने जैसे लोगों के हाथ में ट्रांसफर हो गया, मगर राज रहा और चलता रहा. और सूचना का अधिकार ये पहला साधन है, ये पहला कानून है जो राज वापस जनता को दे सकता है, इस देश के नागरिकों को दे सकता है. और ये हमें उस लिए इस्तेमाल करना चाहिए. हिंदी में हम भारत को लोकशाही कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही हम कहते हैं. लोकशाही का मतलब एक ही निकलता है, लोगों की शहंशाही. हर एक भारत के नागरिक को लगना चाहिए कि वो बादशाह या बेगम है. मगर जब हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है, बल्कि अगर सही कहूं तो साधारणतः ये लगता है कि हम भिखारी हैं. बाहर जब निकलते हैं तो थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ी झुंझुनाहट होती है, थोड़ी लाचारी होती है. तो फिर ये लोकशाही कैसे बनती है? ये लोगों को शहंशाही, हम क्यों इसको हम क्या ढकोसला कर रहे हैं? मेरे हिसाब से हम भारत को सबसे बड़ी लोकशाही कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन का सही ढंग है और रीजनबली फेयर सिस्टम है, जिससे हम सरकारें बदल सकते हैं, लीडर्स बदल सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि को बदल सकते हैं. मगर उससे हमारा राज नहीं आ रहा है. एक जगह मैं ये बात कर रहा था तो एक यंग बच्चे ने खड़े होकर पूछा, बोला, शैलेश भाई आप बातें तो बड़ी अच्छी चिकनी चुपड़ी करते हैं, सबको लोकशाही के शहंशाह और बेगम बना दिया,
मगर 130 करोड़ बादशाह और बेगम के साथ देश चल सकता है क्या? और मैं ये बताना चाहूंगा कि चल सकता है, बल्कि आगे एक कदम आगे चल के कहूं तो ये सिर्फ लोकशाही की बात नहीं है। मानव अधिकार तभी है जब हर इंसान को मान सम्मान मिले। उसके बिना मानव अधिकार पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह कमीशन हम जितने चाहे बना लें, मगर वो मानव अधिकार जब तक हर इंसान को, हर नागरिक को, नागरिक भी नहीं, हर इंसान को जब तक मान सम्मान नहीं देते हैं, तब तक न लोकशाही है न मानव अधिकार है। और ये मुमकिन है, और मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा इसके बारे में। पहला उदाहरण मैं दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका में सब कुछ ठीक है ये नहीं कहता हूं, मगर उनके पास वो हमारे से 200 साल पहले उन्होंने लोकशाही की मजल शुरू की। वहां पे इमिग्रेंट भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर गया हो और उसने वहां के ग्रीन कार्ड के लिए, मतलब वहां पे काम कर सकने के परमिशन के लिए अप्लाई किया हो, या वहां की सिटीजनशिप, वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हो, तो बड़े आसानी से वो फोन करके पूछेगा कि मेरी एप्लीकेशन की क्या पोजीशन है, कुछ नुक्स है, कब कंसिडर होगी, वगैरह वगैरह। उसे 99% ढंग से जवाब मिलेगा फोन की दूसरी लाइन से। आप सब भारत के पहले दर्जे के नागरिक हैं। यदि आपने राशन कार्ड में आपका एड्रेस बदली करने को अर्जी दी हो और यदि आपको जवाब न मिला हो, तो शायद आप फोन करके पूछेंगे नहीं कि मेरी अर्जी का क्या हो गया। अगर उस दफ्तर में जाएंगे तब भी आपको शायद कुछ सूचना मिले ना मिले, पता नहीं। दूसरा एक उदाहरण, और ये कहानी आप सब जानते हैं मगर ये बहुत महत्व की है, इसको हम दूसरे नजरिए से देखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी 100 साल पहले साउथ अफ्रीका की वो ट्रेन के अंदर गए। उनके पास पहले दर्जे का टिकट था, मगर गोरे आदमी ने ऑब्जेक्ट किया, इसके लिए उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया। उसी कहानी में लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने एक तार भेजा, एक टेलीग्राम भेजा, कंप्लेन करते हुए कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी, और 12 से 14 घंटों में एक रेलवे अफसर ने आके उन्हें अगली ट्रेन में बिठा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी उस देश का नागरिक नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी उस देश में दूसरे दर्जे का मानवी था, जिस प्रकार से कानून थे उस वक्त, क्योंकि वो गोरा नहीं था। गोरों को पहले दर्जे का मानवी माना जाता था, हमारे जैसे लोग या दूसरे लोगों को दूसरे दर्जे का मानवी माना जाता था। तो वो कानून था, वो कानून बुरा था, मगर वो कानून होने के बावजूद मोहनदास करमचंद गांधी ने कंप्लेन दी तो उसका कुछ रेजोल्यूशन हुआ, किसी ने आके उसको ठीक करने की कोशिश की। आज भारतीय रेलवे में यदि आप कंप्लेन करेंगे तो 12-15 घंटे तो छोड़िए, 12-15 दिन में यदि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि हाँ भाई आपका तकरार मिली, तो भी आप कहेंगे अरे रेलवे ने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे जवाब मिला। एक मानवी दूसरे मानवी को सम्मान से देखे, मतलब कम से कम एक्नॉलेज करे, जवाब दे, ये बहुत महत्व का है। उसके बिना लोकशाही बन नहीं सकती। मगर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये अपना सेशन खत्म होने तक आप सब ये मानना शुरू कर दीजिए कि आप इस देश के बादशाह या बेगम हैं। अगर वो समझ लिया तो बाकी सब अपने आप आता है, और लोकशाही में हम इसको बदल सकते हैं, अपने देश को सही लोकशाही बना सकते हैं, सिर्फ वोटशाही के छोड़ के। अब आज हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता से क्या होता है, और उसके कुछ प्रावधान, अपने जो कानून है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं आपको। ऐतिहासिक तौर से सबसे पहला सूचना का अधिकार, इस प्रकार का कानून, उसको अलग नाम दिया गया था, स्वीडन में आया 2 दिसंबर 1776 में, करीब 250 साल पहले। उसके बाद करीब 150 साल किसी देश ने ऐसा कानून पारित नहीं किया, मगर गई सदी में करीब करीब 120 देशों के ऊपर ने इस तरह का कानून इंप्लीमेंट किया है। इसको 3 अलग नामों से जाना जाता है दुनिया भर में: फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन FOI,
एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ATI और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI वो सिमिलर है। पारदर्शिता और सरकार के पास जो सूचना है वो जनता का अधिकार है, ये बताती हुई भारत में सबसे पहला सूचना का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है, ये कहने वाले जस्टिस मैथ्यू थे 1975 में, राजनारायण के केस में ये कहा गया था। उसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने ये माना है कि सूचना का अधिकार ये आर्टिकल 19(1) में हमारा मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार सूचना के अधिकार के बिना अधूरा है। तो इस चीज को हम समझ के चलें कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। जब लोकशाही है तो देश मेरा है, सरकार मेरी है, किसी और की नहीं है। सरकार में हर चीज जो है वो उस पर मेरा अधिकार है। एक जगह ये बात कही थी तो एक यंग लड़के ने खड़े होकर पूछा कि शैलेश भाई, सरकारी कोई गाड़ी अगर मुझे पसंद है तो मैं घर ले जा सकता हूं क्या? मैंने कहा नहीं ले जा सकते। कहा क्यों नहीं ले जा सकता? आप तो कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, देश मेरा है, सरकार मेरी है, तो अगर मेरी है तो मैं क्यों नहीं ले जा सकता? उसकी वजह सिंपल है, 130 करोड़ लोगों से ये भागीदारी है। मगर, और ये बहुत ध्यान से सोच लीजिएगा, जो सूचना सरकार के दफ्तरों में है, कंप्यूटरों में है, कबाटों में है, ट्रैक्स पे है, वो भी आपकी और मेरी मालिकी है उस पे। यू ओन द इंफॉर्मेशन, हम मालिक हैं उसके, और अगर मालिक हैं तो हम उसको देख सकते हैं, वो हमें मिल सकती है, और वो हमें मिले तो और किसी का अधिकार छीना नहीं जाता। 130 करोड़ लोगों का अधिकार रहता है, उसकी कॉपी अपने को देते हैं या उसका एक्सट्रैक्ट देते हैं या उसका फ्लॉपी देते हैं, तो किसी का अधिकार छीने बिना। देयरफॉर एक चीज समझ लीजिए, सूचना मिलना हमारा अधिकार है, नहीं है, हमारी मालिकी है, और हमारी मालिकी की चीज की हम अधिकार मांग रहे हैं। आपके घर में आपके कबाट को आप 50 बार 100 बार खोल के उसमें कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वापस रख सकते हैं। अगर आपके घर में किताब है तो आप उसको जब चाहे देख सकते हैं। ये वैसे ही सरकारी सूचना हमारी मालिकी की है। और जब हम ये मानेंगे, जब ये सरकार समझेगी, जब सरकारी अमलदार ये समझेंगे, तब सचमुच लोकशाही आएगी, और वो लाना आपका और मेरा जिम्मेवारी है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ कानून को हम समझ लें। ये कानून बहुत सरल है। मैं लॉयर नहीं हूं और मैं भी समझ सकता हूं, मैं तो सिर्फ इंजीनियर हूं। अगर मैं समझ सकता हूं और इतने उम्र में समझ सकता हूं, तो हर एक इंसान इसको समझ सकता है। और ज्यादातर लोग आज जो इस में जुड़े हैं वो मेरे से उम्र में कम हैं और उस वजह से स्मार्टर हैं। खैर, अभी 1 मिनट में मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं और प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है अरविंद? यस, आई कैन सी। या मेरी आवाज भी आ रही है ना? हाँ, यस सर। द राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, पार्ट टू स्वराज। अगर स्वराज हमें चाहिए और हम ला सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, स्वराज हम जरूर ला सकते हैं। तो ये हम स्वराज का रास्ता आज तय करेंगे। प्रियम्बल कानून का हार्ट होता है। भारत के संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, we the people of India have made this constitution। तो इसका प्रियम्बल जरा देख लेते हैं। Whereas the Constitution of India has named Democratic Republic, and whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information, which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to the governed, and whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests, including efficient operations of the governments, optimum use of limited fiscal resources, and the preservation of confidentiality of sensitive information. And whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal। इस कानून बनाते वक्त पार्लियामेंट को पता था कि उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ इसको हार्मोनाइज करना है, मगर ये कानून ने उसको हार्मोनाइज करके रख दिया। ये अधिकार कब मिला अपने को, सूचना का अधिकार? जिस दिन भारत का संविधान बना, 26 जनवरी 1950 के दिन। मगर
कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना, ये अपने पास कोई साधन नहीं था। ये साधन सूचना के अधिकार कानून ने दिया है और इस पे हम बात करेंगे। Information means any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, etc. And information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any law for the time being in force. बड़ा सरल शब्दों में कहूं तो सूचना वो है जो एग्जिस्ट होती है। अगर आपको सूचना के अधिकार में मांगना है सूचना, तो ये सोचिए कि क्या रिकॉर्ड होगा। अगर आप ऐसा सवाल पूछेंगे कि जो रिकॉर्ड पे नहीं होगा तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप कहेंगे मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करूं तो मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, तो रिकॉर्ड पे कहीं नहीं लिखा होगा कि ये नौकरी मिलेगी या नहीं आपको, तो कुछ सूचना नहीं मिल सकती है। आप अगर पूछे कि ये कानून का मतलब क्या होता है, अगर रिकॉर्ड पे लिखा है कि कानून का मतलब क्या है तो वो देना है, अगर रिकॉर्ड पे नहीं लिखा है तो नहीं देना है। अगर प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी को सूचना देने का कोई बंधन नहीं है, इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है, मगर पब्लिक अथॉरिटीज को है। और पब्लिक अथॉरिटी क्या है ये हम आगे देखेंगे। प्राइवेट बॉडी से जो सूचना पब्लिक अथॉरिटी को मिलती है या मिल सकती है या मिलनी चाहिए, वो सूचना भी आपको मिल सकती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज साधारणतया पब्लिक अथॉरिटीज नहीं होती हैं, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो फाइल करती है इंफॉर्मेशन रिटर्न्स वगैरह आरओसी में, वो सूचना के अधिकार के तहत आप ले सकते हैं। वैसे ही प्राइवेट कंपनीज नहीं आती है, मगर प्राइवेट कंपनीज जो रिटर्न्स फाइल करती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, वो आपको मिल सकती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहां से। एक सोचिए, इंफॉर्मेशन मस्ट एग्जिस्ट, ये राइट टू इंट्रोगेशन नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। सूचना किसको देनी है? कानून कहता है पब्लिक अथॉरिटी को देनी है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या? पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established or constituted by or under the constitution by any other law made by parliament by any other law made by state legislature। 1, 2 और 3 ABC ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सबको कवर करती है। उसके अलावा कुछ ऐसी संस्था होती है जो पार्लियामेंट के कानून से बनती है या स्टेट लेजिस्लेचर के कानून से बनी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे दूं तो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो गवर्नमेंट नहीं है, मगर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पार्लियामेंट के कानून से बनी है, इसलिए वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर सरकारी नोटिफिकेशन से कोई संस्था बनती है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, वो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इशू होता है उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तब वो बनती है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। And includes any body owned, controlled or substantially financed. Non-government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. अब आजकल ये बहुत चर्चा चली है पीएम केयर्स फंड की। कई लोगों ने पूछा है पीएम केयर्स फंड के बारे में और पीएमओ ने ये जवाब दिया है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पीएमओ ऐसा कहती है। पीएम केयर, पीएम भारत के प्रधानमंत्री के नाम का जो फंड है वो प्राइवेट हो ही नहीं सकता है। उसके अलावा कानूनी तौर पे स्ट्रिक्टली देखे, वो कहते हैं हमने ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट में कौन ट्रस्टी हैं? प्राइम मिनिस्टर ट्रस्टी हैं और 3 मिनिस्टर्स ट्रस्टी हैं एक्स ऑफिशियो, मतलब चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं उस वजह से वो उसके ट्रस्टी हैं। और वो किसके तरफ से ट्रस्टी है? कोई प्राइवेट इंटरेस्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से? मेरे हिसाब से ये कहना जो पीएमओ ने कहा है कि इस पे सरकारी कंट्रोल नहीं है, ये तो मेरे देश के प्रधानमंत्री पे लांछन है, ये मेरे देश के मिनिस्टरों पे लांछन है, जो मुझे कतई समझ में नहीं आता है और ये कहना ही नहीं चाहिए। भारत की सरकार कंट्रोल करती है पीएम केयर्स फंड को। पीएम केयर्स फंड अशोक स्तंभ का सिंबल इस्तेमाल करता है। पीएम केयर्स फंड gov.in वेबसाइट एड्रेस यूज करता है। पीएम केयर्स फंड को सब तरह की छूट मिली है और पीएम केयर्स फंड
पीएमओ की ऑफिस से ही ऑपरेट होता है, उसमें कोई काम अलग से नहीं करता। तो ये कहना कि ये सब प्राइवेट काम कर रहे हैं सरकारी दफ्तर में, ये बहुत बड़ा लांछन है। और मुझे लगता है पीएम केयर्स फंड वालों को समझना चाहिए, पीएमओ को समझना चाहिए और सूचना देना शुरू करना चाहिए। इस तरह से लोगों को नाप बोलना गलत है। मैं इसके साथ में एक और चीज भी कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार ऐसी करती है, नहीं, अगली सरकार भी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए यही कहना पहले शुरू किया था कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम सरकारी अफसर नहीं है। उसमें आरटीआई की और फिर अल्टीमेटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये रूलिंग दिया कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड की सब सूचना देनी पड़ेगी, तब दी। अब आज के जमाने में ये लोग ये सोचते हैं कि हम तो अभी मना कर देंगे, कमीशन में जाएगा, कोर्ट में हम ले जाएंगे तो 10 साल निकल जाएंगे। वही ये बहुत गलत हो रहा है, ये देश को शोभा नहीं देता, न प्रधानमंत्री को शोभा देता है। खैर, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of work, document records. आप काम को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक यंग लड़का है मुंबई में, कृष्णा गुप्ता, उसने कहा कि मैं गवर्नमेंट अस्पताल इंस्पेक्ट करूंगा, और उसने ये निकाला कि कुछ इक्विपमेंट जो वहां पे होना चाहिए था वो नहीं था, कुछ खोला ही नहीं गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, और कुछ त्रुटियां बताई। टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। आप नोट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं सरकार से। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल के सैंपल्स भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अनाज में, कुछ गवर्नमेंट गोडाउन के अनाज में कोई त्रुटि है, तो आप उसके सैंपल लेके टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सरकारी दवाखाना या अस्पताल फेक मेडिसिन दे रहा है, तो उसको भी आप लेके ठीक चेक करा सकते हैं। Obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes, or any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device. CCTV footage भी आप ले सकते हैं, और सीसीटीवी फुटेज अभी बहुत बड़ा एक साधन है सूचना के लिए, क्योंकि बहुत जगहों पे सीसीटीवी लगे हैं। सबसे महत्व का मैं मानता हूं सूचना के अधिकार का ये सेक्शन है, सेक्शन 3। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। किसको सूचना मिल सकती है? भारत के सब नागरिकों को। इस इंटरप्रिटेशन से कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओ को नहीं मिल सकती है, मगर किसी भी नागरिक को मिल सकती है। कोई सूचना मना की सकती है कि नहीं, ये जरा सोचने लायक बात है। अगर मेरी मालिकी है तो क्यों मना कर सकता है कोई? ये कानून कहता है कि कुछ साधन ऐसे हैं जिसको कुछ प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, जिसकी सूचना देने से लोकहित नहीं होगा। इसके लिए कुछ सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं। सेक्शन 9 कवर करता है अपने कॉपीराइट को, तो उसको छोड़ दें तो सेक्शन 8(1) में हम 10 स्पेसिफिक हैं जो सूचना नहीं देंगे, उसको छोड़ के बाकी सब सूचना आपको मिलनी चाहिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये कानून के प्रोविजंस के हिसाब से ही आपको सूचना मिलनी चाहिए। इसको छोड़ के कोई भी सूचना मना नहीं कर सकता है कोई। ये नहीं कह सकते हैं ये गोपनीय है, ये सेंसिटिव है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। Part of the RTI Act, every public authority shall maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and form which facilitates the right to information under this Act, and ensure that all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. ये बहुत महत्व का है, जिस आज 15 साल हो गए मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पहले तो सर रिकॉर्ड्स बराबर रखने चाहिए, मगर उससे भी महत्व का 15 साल में ये हो जाना चाहिए था। सब रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज करके विद इन रीजनेबल टाइम, 15 साल का टाइम रीजनेबल है। एंड आज सब सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर है, और अगर कहीं नहीं है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क है पूरे देश में, और इसी नेटवर्क के जरिए हम अभी बात कर रहे हैं। और क्या हो सकता था ये हुआ तो? आज ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि किसी सरकारी दफ्तर में गए तो कह देते हैं फाइल नहीं मिल रहा है आपका। अगर 200 रुपए दिया तो फाइल मिल जाएगा।
500 दिया तो रिकॉर्ड बदली हो जाएगा, 1000 रुपए दिया तो रिकॉर्ड बदली हो जाएगा, 5000 दिया तो शायद फाइल की फाइल गायब हो जाएगी। और एक फाइल समझ लीजिए एक शहर में, तमिलनाडु में, चेन्नई में शुरू होती है एक जगह, और उसको दिल्ली तक पहुंचना है 3-4 दफ्तरों को होते होते, तो वो पूरी फाइल, पेपर की फाइल ट्रैवल करती है। इस पिलग्रिमेज में पेपर बदली हो सकते हैं, पेपर गुम हो सकते हैं, पूरी फाइल गायब हो सकती है और बहुत टाइम लगता है। जबकि अगर पेपरलेस काम शुरू कर दिया सरकार ने, जो कि ये कानून का प्रॉमिस था, तो फाइल इलेक्ट्रॉनिकली 10 ठिकाने पे भी जानी है तो 1 घंटे के अंदर होके वापस आ सकती है। उसमें कोई बदलाव करे तो पकड़ा जा सकता है, किसने बदलाव किया, उसके पहले क्या था। ये सब मुमकिन है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, और देश में ये लाने का हमें आग्रह रखना चाहिए। सेक्शन 4 के तहत, ये सेक्शन 4 बहुत ही महत्व का है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और जनता भी इस पे बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रही है और सरकार भी नहीं कर रही है। करीब करीब ये एक स्टडी ने पाया था कि 50% आरटीआई एप्लीकेशंस ऐसी सूचना मांगती हैं कि जो सेक्शन 4 के तहत मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए पब्लिक अथॉरिटी को सूचना देनी है, हमें कहां जाना है। Every public authority shall within 100 days of the enactment of this act designate as many officers as the central or state public information officers in all administrative units or offices. Public authority की हर administrative unit और office में एक public information officer नियुक्त होना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कौन public information officer है? मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं सूचना के अधिकार की अर्जी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी, जहां पे मुझे लगता है कि सूचना होगी वहां मुझे देना है, और वहां कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पीआईओ नहीं है, वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो ऐसे दफ्तर में मुझे देना है, और अगर समझ लीजिए उस दफ्तर में है सूचना या उस डिपार्टमेंट में है, तो कानून ये कहता है कि पीआईओ को, जन सूचना अधिकारी को, दूसरों से वो सूचना लेके आपको प्रोवाइड करनी है। अगर समझ लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में ही है, तो वापस कर सकता है कि आपको आपका आरटीआई की अर्जी नहीं, आप इस देश के बादशाह या बेगम हैं, आपका ऐसा अपमान नहीं हो सकता है। कानून ने ये कहा है कि पीआईओ को, दूसरे डिपार्टमेंट के पीआईओ को 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है, और आपको बताना है कि मैंने फलाने डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में ये नहीं होता, ये दूसरे डिपार्टमेंट में होता है सूचना, तो मैं वहां ट्रांसफर कर रहा हूं। ये बहुत महत्व का है, ये जनता की इंपॉर्टेंस, मान सम्मान का ध्यान रख के ये बनाया गया है। A person who desires to obtain any information under this act shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made. अंग्रेजी, हिंदी या जो प्रदेश की लोकल लैंग्वेज है उसमें किसी में भी आप अर्जी दे सकते हैं। जवाब आपको जो लैंग्वेज वो ऑफिस इस्तेमाल करता है उसमें मिलेगा। ये आप नहीं कह सकते कि मैंने इसमें हिंदी में आरटीआई दी तो मुझे हिंदी में ही जवाब मिलना चाहिए। जो भी दफ्तर में भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा में वो मिलेगा। An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him. ये बहुत महत्व का है। कुछ लोग कहते हैं कारण तो देना चाहिए, कारण के बिना हमें क्यों परेशान कर रहा है नागरिक क्यों सूचना मांग रहा है, उसको कारण बताना चाहिए। अगर मुझे कारण बताना पड़ेगा सूचना लेने के लिए, तो मुझे कहा जाएगा कल कि मुझे बोलने के लिए कारण देना पड़ेगा, मुझे कोई आइटम पब्लिश करने के लिए कारण देना पड़ेगा। गलत। ये मेरी सूचना है, मेरी मालिकी की सूचना है। मेरी सूचना मतलब मेरे लायक, मेरे बारे में नहीं, मगर ये जो भी सूचना है जो सरकार है वो मेरी है, और उस वजह से मुझे कोई कारण देने की जरूरत नहीं। ये मेरा मौलिक अधिकार है और बिना किसी कारण के मुझे सूचना देनी चाहिए। एक ही इसमें अपवाद है, प्रावधान ये है कि अगर एग्जम्पशन होगा, कुछ ऐसी सूचना होगी जो नहीं देनी है, उसमें अगर आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बताएंगे कि सचमुच जनहित बड़ा है, तब आपको कारण देने की जरूरत पड़ती है। उसको छोड़ के कहीं आपको कारण देने की कोई जरूरत नहीं है। Disposal of request. On receipt of a request under Section 6, a PIO shall as expeditiously as possible in any case within 30 days of the receipt of the request
either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9. ये कानून क्लियरली कहता है कि आपकी सूचना 30 दिन में देनी चाहिए। फी का प्रावधान है, जो फी हर स्टेट का अपना अपना रूल्स है और केंद्रीय सरकार का भी अपना रूल है, उस हिसाब से फी भरनी है। साधारणतया सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने 10 रुपए फी रखी है और इंडियन पोस्टल ऑर्डर में वो फी एक्सेप्ट करते हैं। मगर ये बहुत महत्व का है कि ये 10 रुपए की फी देने के बाद आपको वो बताएगा कि अगर आपकी सूचना 100 पेजेस की है तो 2 रुपए प्रति पेज, मतलब 200 रुपया वो आपसे मांगेगा। वो आपको 200 रुपया भरना है, उसके बाद आपको सूचना मिलेगी। और वो 30 दिन कैसे गिनना है ये हम आगे की एक स्लाइड में देख लेंगे। और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड 9, ये बहुत महत्व का है। मना कर सकता है कोई पीआईओ आपको सूचना देने की सिर्फ सेक्शन 8 या 9 के तहत ही, और कोई कारण नहीं दे सकता है। ये नहीं कह सकता ये गोपनीय है, ये सेंसिटिव है, ऐसा कोई कारण नहीं चलता है। सेक्शन 8 और 9 में, 9 कॉपीराइट है जैसे मैंने कहा, उसको छोड़ देते हैं। सेक्शन 8 का जो है, इसको आप बराबर समझ लीजिए सेक्शन 8 को, तो आपको कोई सूचना कानूनी तौर पे नहीं मना की जा सकती है। If PIO fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection 1, the PIO shall be deemed to have refused the request. अगर बिना कारण के आपको 30 दिन में नहीं सूचना दी तो उसका मतलब है कि आपको रिफ्यूज किया और पेनल्टी प्रोविजंस लग सकते हैं पीआईओ पे। पीआईओ must give details of further fees representing the cost of providing information, जो मैंने आपको बताया कि समझ लीजिए 100 पेज या 200 पेज की है तो 2 रुपए के हिसाब से मांग सकते हैं। Person making request for information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply within the time limit specified in subsection 1. 30 दिन के अंदर यदि किसी वजह से पीआईओ नहीं दे सका आपको सूचना, तो 1000 पेज की भी इंफॉर्मेशन है तो 2000 रुपए आपसे नहीं लिया जा सकता, आपको मुफ्त में देना है उन्हें। 30 दिन का पीरियड कैसे गिनते हैं? पीआईओ रिसीव्स आरटीआई एप्लीकेशन डे 1. After X days, PIO sends letter asking additional fees, 30-day clock stops. Additional fees paid, समझ लिए 1 तारीख को आपकी आरटीआई एप्लीकेशन मिली, 5 तारीख को पीआईओ ने आपको चिट्ठी लिखी कि आप इसके लिए 200 पन्ने हैं, इसके लिए 400 रुपए भरें। 30 दिन का घड़ी रुक जाता है। आपने एडिशनल फीस जब भरेंगे उसके बाद वापस शुरू होगा X + Y <= or = 30 days। अगर एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई है तो 35 दिन के अंदर ये होना चाहिए। आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट, ये वापस मैं दोहरा रहा हूं, ये मौलिक अधिकार है। अंडर आर्टिकल 19(1) है, which guarantees freedom of speech and expression. Various Supreme Court judgments have held that this includes right to information and right to publish. इस पे जरा 1 मिनट गौर कर लें हम। सूचना के अधिकार की समझ नहीं आ रही है बहुत लोग जो पावर में हैं, उनको पारदर्शिता क्यों इतनी महत्व की है। प्रेस का और मीडिया का बहुत महत्व का हम मानते हैं और सही तरह से मानते हैं। मीडिया का अधिकार क्यों महत्व का है? क्योंकि वो मीडियम है जिसके जरिए जनता को सूचना मिलती है। तो अगर मेरा जानने का अधिकार मीडिया के महत्व के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरा जानने का अधिकार उससे कम नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता। और ये तीनों आर्टिकल 19(1) में है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मान लिया है। ये ओनली परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर इसको कोई रोक लगा सके तो वो भी संविधान में होनी चाहिए। और आर्टिकल 19(2) में इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं। किस बात में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. इन्हीं चीजों पे राइट टू स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, राइट टू पब्लिश पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, और राइट टू इंफॉर्मेशन पे। तीनों को एक ही तरह के रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 8 जो मैंने कहा बहुत महत्व का, इसको आप जरा बाबत से समझ लीजिए और बाद में भी इसको पढ़िए 2-4 बार। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं शुक्ला दूंगा तो देखिए इसमें बैठता है, अगर नहीं बैठता है तो गलत है वो। कैन यू सी मी?
Arvind, can you see me? Yes, sir. Yeah, yes, sir. Something happened in between. Anyway, okay. Information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific, or economic interests of the state, relation with foreign state, or lead to incitement of an offense. जैसे भारतीय आर्मी आरटीआई के तहत है, पब्लिक अथॉरिटी है, मगर यदि आप पूछेंगे कि चाइना के बॉर्डर पे अभी कितने ट्रूप्स लगे हैं या टैंक कितनी है या इस तरह के सवाल पूछेंगे तो ये देश को हानि हो सकती है, इसलिए इस तरह की सूचना नहीं दी जा सकती। B. Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court. ये बहुत क्लियर है कि कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर देना चाहिए कि ये सूचना नहीं देनी है कहीं, उसको छोड़ के सूचना मना नहीं हो सकते हैं। सब जुडिस होने से सूचना मना करना गलत है, गैर कानूनी है। कानून ने ऐसा नहीं कहा कि सब जुडिस की सूचना नहीं देंगे। कई जगह पे कोर्ट या दूसरे लोग भी ये कह देते हैं मैटर सब जुडिस है, इसके लिए सूचना नहीं देंगे, वो गैर कानूनी है, रिएक्शन और गलत है और इसको आप फाइट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि एक्सप्रेस ऑर्डर बताइए कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का कि ये सूचना नहीं देनी है, उसके सिवा आप मुझे सूचना देने का मना नहीं कर सकते। Information the disclosure of which will cause a breach of privilege of parliament or state legislature, ये किस प्रकार की सूचना है? जैसे बजट पेपर्स अगर आप मांगेंगे बजट प्रेजेंट करने के पहले तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। वैसे ही कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी का एक्ट में जब रिपोर्ट देता है कोई कमीशन तो उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रखना चाहिए टेबल पे। तो 6 महीने तक ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा। 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं कह सकते हैं, गलत होगा ये कहना। Information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party. Larger public interest का clause है, ये हम बाद में देख लेंगे। Information ऐसी होनी चाहिए कि जो नॉर्मली पब्लिक नहीं करे कोई, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, मगर साथ में दूसरी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन हर्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप कोको कोला की फॉर्मुलेशन मांगेंगे एफडीए से तो वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो देने से वो कमर्शियल कॉन्फिडेंस है और उसकी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट हर्ट होगी। मगर इंडियन रेलवेज ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट है क्योंकि इंडियन रेलवेज कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अगर टेंडर है तो टेंडर खोलने के पहले ये क्लेम किया जा सकता है, टेंडर खोलने के बाद ये नहीं किया जा सकता है क्योंकि टेंडर अवार्ड होने के बाद किसी का कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब फाइड्यूशियरी क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है, इसका एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे समझ में नहीं आता है, मगर नॉर्मल लॉयर क्लाइंट रिलेशन, बैंकर कस्टमर रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशंस, इनको फाइड्यूशियरी रिलेशंस माना जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज है? कोई सूचना देता है अपने से ज्यादा समझने वाले को अपने फायदे के लिए। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं मेरे फायदे के लिए, मेरे तबियत के फायदे के लिए, मैं लॉयर को कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं या सूचना देता हूं मेरे फायदे के लिए, उसको आप यूज करना है, वो और किसी कारण से उसको नहीं यूज कर सकता है। मेरे पास चॉइस है कि मैं किसके पास जाऊं, डॉक्टर, लॉयर वगैरह मैं चूज कर सकता हूं और मुझे उस पर विश्वास होगा तभी मैं जाऊंगा। अगर कोई डॉक्टर कहेगा मैं मुफ्त में दवाई देता हूं, अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मैं शायद नहीं जाऊंगा उसके पास। तो विश्वास है, बट विश्वास एक ही एलिमेंट है। सरकार में जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं 99% वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं है। वो रेगुलेशन है, सरकार कहती है ये सूचना आपको देनी पड़ेगी तभी आपको पासपोर्ट मिलेगा, ये सूचना आप देंगे तभी आपको ये नौकरी मिलेगी, उस वजह से आप देते हैं, तो वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप है ही नहीं। ये फाइड्यूशियरी बहुत गलत तरह से लोग पीआईओ इसको मना कर देते हैं सूचना को। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये गौर से देखिए कॉन्फिडेंस शब्द एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 8(1) में। जब फॉरेन गवर्नमेंट, प्रदेश की कोई सरकार अपने सरकार को कुछ सूचना देती है और अगर पीआईओ कहता है कि ये कॉन्फिडेंस में दी थी, गोपनीय तरह से दी गई थी, तो इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रफाल के कुछ सूचनाएं इस बलबूते पे
सरकार ने नहीं दी थी। Information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person, or the source of information as assistance given in confidence for law enforcement or security purposes. अगर कुछ सूचना देने से किसी की जान माल को खतरा होगा, या कुछ सूचना ऐसी दी है सिक्योरिटी या लॉ एनफोर्समेंट के लिए जिसको रिलीज करने से ये तकलीफ हो सकती है और आदमी का नाम पता चल सकता है, तो ऐसी सूचना शायद नहीं दें। Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई जांच चल रही है, तो मना कर सकते हैं क्या? गलत। कोई जांच चलने से मना नहीं कर सकते हैं। जांच चलने में बाधा आएगी ऐसी अगर सूचना से है तब कोई मना कर सकता है। कई केस में 70% केस में जो आदमी कोई कंप्लेन देता है, तकरार देता है, उसे पता है कि कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो पूछता है कि मुझे इसका क्या एक्शन लिया है ये बताएं, और ये इस्तेमाल करके लोग मना कर देते हैं। गलत है ये मना करना। जांच चल रही है तब सूचना देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि कैसे बाधा आएगी, और जो जिसने तकरार दी है वो इसमें बाधा डालेगा, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है, ये गलत है। Cabinet papers including records of deliberations of the councils of ministers, secretaries and other officers, provided that the decisions of councils of ministers, the reasons thereof and the material on the basis of which the decisions are taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over. ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जम्पशन है। कैबिनेट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल, जो कैबिनेट में बातें होती हैं वो एग्जम्प्ट हैं, वो नहीं देनी है। मगर जैसे ही वो डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, तो उसके रीजंस और उसका मटेरियल खुद ब खुद सरकार को बताना चाहिए जनता को। एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई बिल रख रही है सरकार, तो बिल की चर्चा जब तक कैबिनेट में होती है, सरकार में होती है, तब तक वो मटेरियल नहीं हमें देंगे। मगर जैसे ही बिल पार्लियामेंट में रखें या लेजिस्लेचर में रखें, ये कानून तो ये कहता है कि उसको खुद ब खुद सरकार को बताना चाहिए जनता को, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जनता इसकी चर्चा कर सके कि ये बिल हमारे लिए ठीक है या नहीं, ये कानून बनना चाहिए, ये कानून में तब्दीली करनी चाहिए। ये सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का अधिकार नहीं है, ये जनता का अधिकार है, क्योंकि जनता भारत की मालिक है, जनता इस देश की मालिक है। Information relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. Larger public interest हम बाद में देखेंगे। Provided that the information which cannot be denied to Parliament or a state legislature shall not be denied to any person. अब ये मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझे हिंदी शब्द नहीं मिलता है प्राइवेसी का। शायद प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही अपनी भाषा में नहीं था। निजिता शब्द इस्तेमाल किया है कानून में, जो गलत है। निजिता मतलब पर्सनल, निजी जो है वो पर्सनल है, मगर कानून ये कहता है कि इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित कोई सूचना है तो वो 81J में आ सकता है। द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। 90% जो मैटर्स, जो सूचना है सरकार के पास, वो पब्लिक और एक्टिविटी के कारण ही है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सरकार में तो वो पब्लिक एक्टिविटी है, अगर आप कुछ एप्लीकेशन देते हैं पब्लिक एक्टिविटी है, अगर कुछ रिटर्न भरते हैं तो पब्लिक एक्टिविटी है। और विच वुड कॉज अनवांटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। अब प्राइवेसी क्या है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, और जहां तक मैं जानता हूं कोर्ट्स भी इसमें इजीली नई इंटरप्रिटेशन देती हैं। और यही समझ के ये कानून में ये प्रावधान को एक एसिड टेस्ट दिया था। जैसे सुनार घिस के बताता है कि इसका कितना टच है, वैसा पीआईओ के लिए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के लिए, कमीशन के लिए और जजेस के लिए एक बहुत बड़ा एक कसौटी दी गई। तो कसौटी क्या है? प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। अगर कोई कहता है कि मैं ये सूचना नहीं दूंगा, तो उसे ये कहना पड़ेगा कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक एक्टिविटी है या प्राइवेट एक्टिविटी है, ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है या नहीं है, और अगर ये सूचना पार्लियामेंट मांगेगी तो मैं नहीं दूंगा।
दो ही शब्द हैं आर्टिकल 19(2) में जिसके तहत सूचना नहीं दी जा सकती जो प्राइवेसी से रिलेटेड है, डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता और विभत्स नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चीज विभत्स है या नैतिक नहीं है तो उसको पार्लियामेंट को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को देंगे तो सबको जाहिर हो जाएगा। उसको छोड़ के बाकी सब सूचना देनी है। और अगर कोई मना करता है सेक्शन 8(1) के जो है तो उसे ये लिख के देना चाहिए कि मैं ये सूचना पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दूंगा, उसके बिना वो गलत है मना करना। अगर पीआईओ ने आपको जवाब ही नहीं दिया या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी या गलत इंफॉर्मेशन दी या सूचना देने से, पहले देखिए एग्जम्पशन अप्लाई हुआ क्या और एग्जम्पशन लगता है कि नहीं, इसको जायज है या नहीं वो एग्जम्पशन। अगर एग्जम्पशन जायज नहीं है तो आपको पहली अपील करनी चाहिए, पहली अपीली अधिकारी को 30 दिन के अंदर। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शुड डिसाइड इन 30/45 डेज। 30 दिन में ही उसे निर्णय लेना है। उसको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए, मतलब सुनवाई आपसे करनी चाहिए और फिर निर्णय देना चाहिए। मगर वो 15 दिन और एक्सटेंड कर सकता है, इसके लिए मैं 30/45 डेज लिखता हूं। यदि आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, कैसे मालूम पड़ेगा हमें कौन है, कहां पे मिलेगा? कानून ये कहता है कि पीआईओ को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है और कहां पे मिलेगा, उसका एड्रेस देना चाहिए। अगर जवाब ही नहीं दिया पीआईओ ने तो क्या करूं? तो बड़ा सिंपल टेक्निक है। पहला अपीलीय अधिकारी केयर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिख के पीआईओ को भेज दीजिए और कहिए कि कानून ने आपको बताना था मुझे कि पहला अपीलीय अधिकारी कौन है। अगर आप नहीं, चूंकि आपने नहीं बताया है, अभी आप इसको पहले अपीलीय अधिकारी को भेज दीजिए। इफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पहला अपीलीय अधिकारी सीनियर अफसर होता है उसी डिपार्टमेंट में पीआईओ से, और ये एक चांस है कि वो गलती कर रहे हो तो सुधार लें। If result of first appeal not satisfactory, file second appeal to the commission within 90 days. यदि फर्स्ट अपील से आपको संतोष नहीं हुआ, उसका आउटपुट ठीक नहीं मिला, आउटकम ठीक नहीं हुआ, तो आप दूसरी अपील कमीशन में 90 दिन के अंदर आपको फाइल करनी चाहिए। सेक्शन 19(5) समझना जरूरी है। ओनस ऑन पीआईओ दैट डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन वाज जस्टिफाइड। सही मानों में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको सूचना क्यों चाहिए। अगर पीआईओ ने मना किया है तो पीआईओ को जस्टिफाई करना है कि मैंने क्यों नहीं दिया। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही अपवाद है, जैसे मैंने कहा, अगर एग्जम्पशन लागू होता है और आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी की कंपनी के ट्रांजैक्शन मांगे, शायद वो कहें कि ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, हम नहीं देंगे। मगर फिर आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये बड़ा धोखा हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है, तो जनहित में है कि ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और शायद ये बात सुनना पड़े उनको और देनी पड़े आपको सूचना। नेक्स्ट, if information denied without reasonable cause, commission must penalize the PI at ₹250 per day of delay after giving an opportunity of explaining. Maximum penalty ₹25,000. Commission can also recommend disciplinary action against the officer and compensation to be paid to applicant. ये दांत हैं आरटीआई एक्ट के, ये पीनल प्रोविजन। ये पहली बार ऐसा है भारत में कि अगर सरकारी अफसर ने आपका मान सम्मान नहीं किया बिना वजह से, तो उसको पर्सनल पेनल्टी देनी पड़ेगी। आज लाख लोग जमा हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो पब्लिक सर्वेंट का ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा। ये कानून रिकॉग्नाइज करता है कि आप बादशाह या बेगम है इस देश के। एक छोटी बच्ची ने भी अगर सूचना मांगी और उसको नहीं दी बिना रीजनेबल कारण, तो उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए पीआईओ पे। इस वजह से ये कानून चलता है। कमनसीबी थोड़ी ये है कि कमीशंस ही ये पेनल्टी लगा सकती हैं और कमीशंस थोड़ी ज्यादा कंजूसी करती हैं पेनल्टी लगाने में, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कानून को वीक बनाता है। अगर कमीशंस ढंग से पेनल्टी लगाएं तो ये कानून बहुत कारगर हो सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 22. The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act and any other law for the time being in force, or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act. ये नॉर्मली कानून पेची
कानून की पेचकी में ये होता है कि अगर आप इस कानून का जिक्र करेंगे तो कोई और कहेगा फलाने कानून से ये ऐसा होता है, ढिकने कानून से ये होता है। ये क्लियरली कहता है कि सूचना देने के मामले में कोई और कानून इससे सर्वोपरि नहीं है। The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act and any other law। कोई ये नहीं कह सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लिखा है ये सूचना नहीं देना, अगर आरटीआई के तहत देना है तो देना है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बैंकिंग एक्ट के तहत नहीं देना है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के तहत, कंपनी लॉ के तहत, ये कोई भी कारण नहीं हो सकते हैं। मना करने को सिर्फ सूचना के अधिकार का सेक्शन 8(1) ही काम हो सकता है। No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this act, and no suit shall call in question other than by a provision of this act। ये कानून के हिसाब से फाइनल अपील कमीशन में ही है, इसके आगे कोई अपील नहीं है। हाई कोर्ट इसको रिट के तौर पे लेके एंटरटेन करते हैं, बट मेरे हिसाब से उन्हें सोचना चाहिए कि ये सचमुच रिट है या अपील है। बहुत सारी अपील्स कोर्ट्स एंटरटेन करती है, जो मेरे हिसाब से उन्हें सोचना चाहिए ये सही है या नहीं। नेक्स्ट, छोटे में एक पूरा राउंडिंग ऑफ करता हूं। आरटीआई एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन इन 30 days। इफ नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, first appeal to be filed within 30 days of response or 60 days in case of no response। First appellate authority order after hearing within 45 days। If unsatisfactory order or no response, second appeal to commission within 90 days। ये शॉर्ट में ये पूरा एक तरह से आपको बताने की कोशिश है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये अच्छा, फॉर्म कहां लेने जाना है? फॉर्म कहीं नहीं लेने जाना है आपको। फॉर्मेट के हिसाब से कुछ राज्य कहते हैं कि हमारे फॉर्मेट में ये आरटीआई की अर्जी होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉलो करना यूजफुल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आप ये फॉर्मेट या और कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मेन चीज क्या है कि आप सूचना क्या मांगते हैं और कैसे मांगते हैं। अब ये जो कहानी है, एक यंग बच्चे की, विदर्भ के बहुत गरीब प्रदेश से वो आया था मुंबई 2006 में नौकरी ढूंढने को। रहा वो अपने चाचा के साथ एक झोपड़े में, एक बस्ती में रह लिया, और वो इधर उधर जा रहा था नौकरी ढूंढते हुए, कॉन्टैक्ट ढूंढते हुए कि कोई उसको नौकरी दिला दे, कहीं पे कोई दोस्त मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए। तो आरटीआई की एक वर्कशॉप चल रही थी जिस प्रकार की हम अभी कर रहे हैं उसकी बस्ती में। तो बैठ गया, उसे वो तो ऐसे ही ढूंढ रहा था, घूम रहा था, समझ लिया कि कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है, कोई सादे पेपर पे वो लिख के, हाथ से लिख के कर सकता है, कंप्यूटर पे कर सकता है, या टाइप रिटन कर सकता है। सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने को उसे सिर्फ 10 रुपए की एप्लीकेशन फी देनी है, और अर्जी जन माहिती अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम देनी है, जिस दफ्तर में उसे लगता है सूचना होगी। और सूचना क्या, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो नहीं, जो दफ्तर में रिकॉर्ड्स है उसको सूचना कहते हैं। ये सब समझ लिया और फिर वो आगे चला, उसे नौकरी मिल गई, और फिर उसे राशन कार्ड की जरूरत पड़ी। तो वो राशन की अर्जी देने राशन ऑफिस में गया, दे के जैसे ही बाहर निकल रहा था, प्यून ने उसे रोका और कहा तुझे राशन कार्ड चाहिए क्या? उसने कहा भाई इसीलिए तो फॉर्म भरा। प्यून ने कहा आपको चाय पानी देना पड़ेगा। लड़के ने कहा ठीक है मैं आपको चाय दे दूंगा, चाय पिला दूंगा। प्यून ने कहा चाय पिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2000 रुपए घूस देनी पड़ेगी तब ये आपको कार्ड मिलेगा। इस लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया, कहा मैं घूस नहीं दूंगा। प्यून ने कहा ठीक है, बेवकूफ आया है गांव से, बंबई में कैसे आटे दाल का भाव है ये तो समझता नहीं है, जिंदगी भर तेरे को नहीं मिलेगा, तू जा, तेरे को राशन कार्ड की जरूरत नहीं है भाई। तो उसने तपास किया, बस्ती में लोग राशन कार्ड ले रहे थे 2000 रुपए रिश्वत देके। इसने 3 महीना कुछ नहीं किया, काम करता रहा, और ये समझ लिया कि 40-45 दिन में सबको राशन कार्ड मिल रहे थे। और उसके बाद उसने ये अर्जी दी, मैंने अंग्रेजी में किया है इसका तर्जुमा, ओरिजिनल उसने मराठी में किया था। I had given an application for ration card on 5th August 2006, photocopy of receipt attached. I want the following information about its progress in the following format. Next, please.
किस तारीख पे सूचना मेरी एप्लीकेशन मिली थी, कौन से अफसर के पास ये दी गई थी, उन्होंने क्या एक्शन लिया, डेट ऑन विच फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ऑफिसर, उन्होंने किसको फॉरवर्ड किया, जितने लोगों ने हाथ में मेरी एप्लीकेशन को डील किया, वो मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए, ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए। I want a list of ration cards issued in the last 2 months, giving the dates on which the applications were made and the dates on which the ration cards were issued. उसने कहा भाई लास्ट 2 महीने में कितने लोगों ने आरटीआई राशन कार्ड की अर्जी दी, उन्होंने कौन से तारीख पे अर्जी दी और कौन से तारीख पे उनको राशन कार्ड दिया, ये मुझे लिस्ट चाहिए, ये भी रिकॉर्ड पे होना चाहिए। मगर वो समझ गए कि अगर ये देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो रिश्वत की वजह से नहीं इसका राशन कार्ड दे रहे थे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे वो अफसर ने भेजा प्यून को उसके घर, प्यून ने आके कहा कि साहब ने आपको बुलाया है। वो गया ऑफिस में, जैसे इसको देखा अफसर ने कहा अरे इनके लिए कुर्सी ले आओ और इनका राशन कार्ड ले आओ और 1 कप चाय और 1 गिलास पानी ले आओ। इसने चाय पानी दिया नहीं, इसे चाय पानी मिला और वो 1 कप चाय मेरे हिसाब से भारत के बादशाह को मान सम्मान देने की बात थी, वो 1 कप चाय की बात नहीं थी। ऐसे बहुत जगहों पे लोगों ने इनकम टैक्स रिफंड, कंप्लेंट का प्रोग्रेस, पेंशन नहीं मिलना, सर्टिफिकेट नहीं मिलना, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलना, ऐसी बहुत सारी जगहों पे बिना रिश्वत दिए लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, इसी ढांचे का थोड़ा आगे पीछे करके। नेक्स्ट प्लीज। अब ये सूचना के अधिकार में मैंने खुद ही एप्लीकेशन दिया था। take it slightly up. Can you take it slightly up? Up where, sir? You wanted the same page or the? Below description of information, we are not seeing anything. Okay, I'll take it to the next page. Can you see it now? हाँ ठीक है, ओके। ये सूचना मांगी थी मैंने, इसकी पीछे कहानी ये थी कि मैंने एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे देखा कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था, मरीन ड्राइव जगह है बंबई में, वहां पे क्योंकि एक पुलिस कांस्टेबल मोरे ने एक नाबालिग का बलात्कार किया था। उसी दिन 5th पेज पे एक छोटी न्यूज आइटम थी। वो छोटी न्यूज आइटम ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे मुंबई पुलिस का, उसने अगले साल एक नाबालिग का रेप किया था, उसको सस्पेंड किया गया और केस कोर्ट में गया, कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर सके, इसके लिए उसको रिहा कर दिया कोर्ट ने। और पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे को पुनर्स्थापित कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट। जब ऐसा पढ़ते हैं तो गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आया। उस वक्त मैं कमिश्नर नहीं था, मैं साधारण नागरिक था। तो मैंने आरटीआई दी, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे वाज एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ माइनर इन September 2005. He was acquitted by the Sessions Court in February and has been reinstated in service. मैंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों किया, कैसा किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि I want a photocopy of the order reinstating him along with the file notice based on which the decisions are taken. आपके पेपर पे क्या है, कैसे इसको वापस लिया, क्या कारण दिए, क्या लिखा है, इतना ही मैं देखना चाहता हूँ। As expected, PIO ने तो मना कर दिया और ये अपील की, अपील का आपको बताता हूँ। नेक्स्ट। To First Appellate Authority, etc. Grounds for appeal. Facts of the case. I had asked for information regarding the reinstatement of Inspector Prakash Avre as per the attached application. Next, please. The PIO first sent me a letter stating that the information be provided by Bhaikhala Police Station. PIO Bhaikhala replied by his letter of 16/5 that the information could not be provided as it was exempt under Section 81H, which exempts information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. Grounds for appeal. The PI has not shown how providing the information could impede any investigation. क्योंकि कोई जांच ही नहीं चल रही थी तो इन्वेस्टिगेशन कहां से आया? In fact, no investigation is being held since Prakash Avare has been reinstated. The rejection is without any basis in law. अगर गलत तरह से आपको exemption clause है तो आप इस तरह से grounds दीजिए, क्यों वो गलत है? जब मैं गया, और ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा DCP था, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, हियरिंग में उसने मुझे कहा कि मिस्टर गांधी हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं तो रिकॉर्ड मांग रहा हूं, आपने क्या निर्णय लिया, कैसे निर्णय लिया। मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से 2 मुमकिन है
पॉसिबिलिटीज। एक कि प्रकाश आवरे ने ये गुनाह किया था तो उसे पुनर्स्थापित करके आप पुलिस डिपार्टमेंट को, आम जनता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। या चलिए मान लेते हैं कि वो झूठ था, तो किसी ने उसको फ्रेम किया, गलत तरह से उसको फंसाया, तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो किसी ने कुछ नहीं किया, सब अलग हो गए। डीसीपी सचमुच संवेदनशील अफसर था, उसे कहा मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, और 20 दिन के अंदर मुझे लिखित मिला कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश आवरे को डिसमिस कर दिया गया है पुलिस से। कैसे किया ये कानून तो प्रक्रिया मैं नहीं जानता हूं, मगर ये हकीकत है और ये कोई भी कर सकता है। कुछ संवेदनशील और बड़े अच्छे अफसर भी होते हैं, मगर हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सूचना के अधिकार के जरिए जब हम कुछ बाहर निकालते हैं, किसी क्वेश्चन करते हैं, तो ये बाहर निकलता है। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। हम तो कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये होगा ही नहीं। हमें ये कोशिश करके देखना चाहिए कि कैसे हम इसको ठीक करें। नेक्स्ट प्लीज। अभी कुछ सैंपल्स आरटीआई एप्लीकेशंस के मैं दे रहा हूं, ये आप बाद में भी देख सकते हैं। जैसे मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, आई वांट अ फोटोकॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द पब्लिक हियरिंग हेल्ड ऑन 15/7/2019 along with the final notings and comments of the officers। जितना शॉर्ट हो आपको सूचना, आप सोचिए पहले मुझे क्या गड़बड़ी लग रही है, वो गड़बड़ी निकालने को क्या मुझे मिलेगा सूचना, तो मैं देख सकूंगा। नेक्स्ट। If there are any norms for inspecting and maintenance of roads, I want a copy of the same and designations of officers responsible for doing this work. If there are inspection reports of the roads, I want a copy of these as well. इस तरह से फोकस जितना होगा, मेरे हिसाब से ज्यादातर मेरी आरटीआई एप्लीकेशन जो सूचना मांगता हूं वो 100 शब्दों से ऊपर नहीं होती है। बहुत फोकस रखिए। कई लोग ये करते हैं कि अरे मांगने का अधिकार है ना, मैं तो लंबा लंबा कहानी लिख दूंगा। मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन देखी है 17 पन्नों की। इस तरह मत कीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी और पीआईओ को भी झंझलाहट होती है। पीआईओ को परेशान करने को आरटीआई नहीं है। हमारी सरकारें हमारी सरकार पे नियंत्रण रखने को, अपने आप को बादशाह या बेगम का मान सम्मान देने के लिए आरटीआई है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनके वेबसाइट पे शायद होगा, या जो चाहे आप उनको आरटीआई मनी लाइफ को भेजिए, आप ईमेल से रिक्वेस्ट वो आपको भेज देंगे। तो ये आपको कुछ उदाहरण मैं दिया है 5-6। नेक्स्ट। I want a copy of the contract signed by the construction of Hancock Bridge along with specifications। सिर्फ इतने शब्दों में आ गया। अगर आपको इंस्पेक्ट करना है तो ये एक फॉर्मेट कुछ लोगों को तकलीफ होता है। I want to inspect files relating to so and so। मुझे इसकी जांच करनी है, फाइल इसके बारे में, मैं फलाने दोस्त को साथ ले आऊंगा मुझे मदद करने को। प्लीज सजेस्ट 2 dates with times। आप 2 डेट और टाइम मुझे बताइए जब मैं आके जांच कर सकता हूं, और जांच के वक्त मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन से पेपर्स की मुझे फोटोकॉपीज चाहिए। और प्लीज एंश्योर दैट द पेजेस ऑफ द फाइल्स आर नंबर्ड, क्योंकि अगर पेज नंबरिंग नहीं हुआ तो बाद में वो पहले आपको दिखाते वक्त 4 पेज निकाल देंगे और आपको जो आप सूचना चाहते हैं वो नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट प्लीज। समरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फर्स्ट अपील, यूजफुल टू यूज महाराष्ट्र फॉर्मेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो सकती है केंद्रीय सरकार के लिए और महाराष्ट्र के लिए, और मेरे ख्याल से 2-3 राज्यों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की है। कोशिश करनी चाहिए सब जगह ये करने का। दूसरा भी एक सिस्टम है, अगर आप ईमेल के जरिए करना चाहते हैं तो IPO हमारे मित्र एक लोकेश बत्रा है, उनकी मेहनत से ये हुआ है। IPO निकाल के भी आप उसको अटैच करके आरटीआई एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं। तो और अगर पोस्ट से भेजते हैं, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, ताकि आपको स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट मिल जाए और आपके पास पुरावा हो कि किस दिन को आरटीआई एप्लीकेशन पहुंची थी उस दफ्तर में। मगर ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मेरे हिसाब से बहुत ही खर्चे के बिना होता है और झंझट के बिना होता है। ये कोशिश करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट प्लीज। Yeah, okay, now I'm skipping this today. Just go down. बस। अब सवाल ये उठता है कि हर आरटीआई एप्लीकेशन कारगर होती है क्या, उस पर सूचना मिलती है क्या? मिलनी तो चाहिए कानूनन,
मगर ये ऐसा कानून है कि जिसमें साधारण कानून ऐसे होते हैं कि सरकार कानून बनाती है, सरकारी अमलदार इंप्लीमेंट कराते हैं और हमें जनता को इंप्लीमेंट करना होता है। ये थोड़ा उल्टा पहली बार हो गया ऐसा। ये कानून तो पार्लियामेंट ने बनाया और ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कानूनों में से एक है पारदर्शिता के हिसाब से, मगर इसको इंप्लीमेंट हमें करवाना है, बादशाह और बेगम को करवाना है देश के, अगर वो समझे कि वो बादशाह और बेगम है। तो सब आरटीआई एप्लीकेशंस के जवाब मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। कमीशंस भी बड़े ढंग से काम नहीं करती है, कई कमीशंस काम करती हैं, कई नहीं करती हैं। ये सब तकलीफें हैं, मैं मानता हूं। मेरे एक सर्वेक्षण है, उस हिसाब से 30% आरटीआई एप्लीकेशंस से कुछ ना कुछ असर होता है। कभी एप्लीकेशन का जवाब नहीं मिलेगा, कभी ढंग से नहीं मिलेगा, मगर सरकार में एक थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। और 30% केस में, 100% नहीं कहता हूं मैं, मगर अगर हम लोग, और एक छोटा सा सपना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर 30 लाख लोग 130 करोड़ की आजाद आबादी के देश में 30 लाख लोग ये ठहर नक्की कर ले कि हम महीने में एक आरटीआई एप्लीकेशन करेंगे, जो भी हमें महत्व का लगेगा उस पर, और फिर सूचना मिले नहीं मिला उस पर भी शायद बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, मगर एक करेंगे हम। अगर 30 लाख लोगों ने ये पढ़ ले लिया, 3.5 करोड़ बार अगर हमने सूचना मांगना शुरू कर दिया और 30% ने थोड़ा सा फर्क किया, 1 करोड़ बार अगर सरकार में थोड़ा पॉजिटिव बदलाव आया, 5 साल में भारत की लोकशाही बदल जाएगी। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, हमारे हाथ में है। एक जगह यही लेक्चर दे रहा था इसी आरटीआई वर्कशॉप में, और एक मेरी उम्र के ही भाई साहब थे, वो खड़े हो गए, वो बोले, गांधी साहब आप जो बता रहे हैं वो सब सपना है। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत तकरार की, कंप्लेन की, मैंने बहुत आरटीआई लगाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में कुछ होने वाला ही नहीं है। ऐसे भाइयों को मैं एक दरखास्त करता हूं कि हम में से कई लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अग्यारी, देरासर में हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार जाते हैं। जब हम जाके बाहर निकलते हैं तो हमारी जेब में 100 रुपए एक्स्ट्रा होता है क्या? नहीं होता है। हमारे बाल कोई आ जाते हैं, हम हैंडसम हो जाते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ फर्क दिखता है रास्ते में, कुछ नहीं होता। तो हम ये क्यों करते हैं? हम ये श्रद्धा से करते हैं। हमें श्रद्धा है कि ये करने से कुछ ना कुछ बदलेगा। कोई सिंपल लॉजिक कड़ी नहीं हम देख सकते हैं, मगर ये श्रद्धा से हम करते हैं कि ये, जहां पे हम कोई लॉजिक की कड़ी नहीं दे सकते। यहां तो आप देख सकते हैं कि अगर सरकार को मैं सवाल पूछूंगा, सरकार की जवाबदेही लूंगा, तो कुछ ना कुछ संभावना है इंप्रूवमेंट होने की, लॉजिकल है। करके तो देखिए, देश के लिए हम श्रद्धा से ही सही ये करके देखें, और हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ये देश बेहतर करना है, ये लोकशाही बेहतर करनी है, मेरी सरकार बेहतर करनी, सरकार मेरी है, आपकी है। अगर आप नहीं बेहतर करना चाहेंगे तो कोई नहीं आके करेगा। अंग्रेज नहीं आके इसको कोई बदलाव करेंगे, ना अमेरिकी आएंगे, और न इस देश में कोई लीडर ऐसा आएगा, न कोई मसीहा आएगा। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आजकल राष्ट्रीयता की बहुत बात चलती है। हाँ, भारत का झंडा हो, वहां लहराता हो तो हमें गर्व होता है, भारत की एंथम बोलते हैं तो गर्व होता है, मगर उसके अलावा देशभक्ति से ये होना चाहिए कि मेरे देश को मैं बेहतर बनाऊं। और ये हम कर सकते हैं, ये बड़ा साधन है। इसमें आपको 2 लोगों को भी साथ मिलने की जरूरत नहीं है। अकेला आदमी कोई भी कर सकता है, अकेली महिला कोई भी कर सकती है, छोटी बच्ची भी कर सकती है। 10-10 साल के बच्चे कुछ आरटीआई अर्जी लगा रहे हैं। तो ये लास्ट में आपसे शेयर करूंगा और इसके बाद इंटरेक्शन रखेंगे। मेरा भारत महान हम लोग कई बार कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं टेम्पोस ट्रक्स में, मगर हम मानते नहीं है। नेक्स्ट, इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत महान नहीं है, पर यह दोष मेरा है। मैं इस देश का बादशाह हूं और ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस देश को ठीक करूं। बादशाह या बेगम होने से अधिकार हैं, जो अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, बस साथ में कुछ ड्यूटीज भी हैं। कोई अगर देश ठीक नहीं है तो बादशाह या बेगम उसको ठीक करने की उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप सब लोग पढ़ लें कि हम सूचना के अधिकार के जरिए या और किसी जरिए से देश को ठीक करने की जिम्मेवारी लेंगे,
और मैं इस देश का बादशाह या बेगम हूं, ये आप बात समझ लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, दैट वाज अ रियली नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। तो हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब पे एंड यहाँ पे भी। इसके पहले कि मैं लोगों को दूं क्वेश्चंस जो मुझे आए हैं पर्सनल पे, मैं एक दो आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि एनएससी एंड बीएससी जैसे जो इंस्टीट्यूट्स है वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स है, दे आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो वो आरटीआई में क्यों नहीं आते हैं? Which institute? Sorry. एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। You see, उस हिसाब से मुझे इसका स्पेसिफिक नहीं पता है, मगर उस हिसाब से देखना पड़ेगा। उस पे कंट्रोल मतलब एक्चुअल कंट्रोल होना चाहिए, जैसे पीएम केयर फंड में है। तो वो कंट्रोल है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, या कुछ पैसा है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। सो इट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट इस शब्द पे। आई एम एज्यूमिंग कि अगर वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो इसका आपको अपील करके कमीशन तक जाना चाहिए। मगर ये देखिए कि ये सरकारी है कि नहीं, मेरे ख्याल से सरकारी नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या सेबी, उस पे सरकारी कंट्रोल मतलब एक्चुअल कंट्रोल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं। I'll answer the challenge. Yes. Can I add to this? Please. Okay. So this has gone to the Central Information Commission, went to the bench, and then they ruled that SEBI, BSE and NSE has to be under RTI. So NSE went to court. They went to the Delhi High Court. They lost before a single judge bench. Then they filed an appeal, and that is, I think, pending for 10 years. And Bombay Stock Exchange has done something similar in Bombay. So the problem in India is that these large institutions with a lot of money have a way to use our slow and expensive legal system to suppress things. So it's tariq pe tariq, and it has not come up. But very clearly, the Central Information Commission, single judge of the Delhi High Court, has ruled that with very strong judgments that it has to come. And this is more than 10 years. It's about 13 years ago that this has happened, and it's still pending because it's dragging before the division bench of the Delhi High Court. And I'm quite certain NSE will then take it to the Supreme Court to waste more time. All this can be short-circuited if SEBI issues a ruling or the government says that you can't keep fighting it. Neither of them do it. So the wire media that you also have done and we have used is that you ask the questions to Finance Ministry or SEBI and make them get answers about NSE, and we have got some answers that way. और ये बड़े दुख की बात है। मैं वापस ये बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि हकीकत में कोर्ट्स कमीशन के डिसीजंस को चैलेंज सिर्फ रिट में कर सकती हैं, और मेरे हिसाब से कोर्ट्स को ये कहना चाहिए कि रिट कैसे बनता है। ये कानूनी प्रक्रिया को बहुत खींच के, और मेरे ख्याल से पीएम केयर्स फंड भी वही सोच रहा है कि हम अगर किसी ने क्या भी कमीशन ने ऑर्डर दिया तो भी हम इसको कोर्ट में खींच लेंगे। ये बहुत गलत है, अनफॉर्चुनेट है, ये गैर कानूनी है, मगर इसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है आज। Sir, so in your presentation, you had mentioned about the first appeal duration and RTI application का duration, 30 days for that and 45 days for the first appeal. लेकिन second appeal के लिए कोई ऐसा specific date नहीं है। तो when we go to the second appeal, then उनके पास 1 साल 2 साल तक भी information रहता है। So is there any solution to that, और सिर्फ उनके भरोसे we'll have to wait? नहीं, कानून में प्रावधान नहीं है, मगर कानून में प्रावधान नहीं होने से ये नहीं है कि वो मर्जी आए वैसे करें। कानून की एक्सपेक्टेशन है थी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे और वो टाइम कुछ रीजनेबल टाइम में देंगे, सिवा के कुछ अपवाद। अब हम लोग ने देखा कि 2 कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट्स ऐसे हैं कि 45 दिन के अंदर कमीशंस को निर्णय देने चाहिए। एक कर्नाटक हाई कोर्ट का भी ऐसा डिसीजन है। ये लेके हम लोगों ने, एक ग्रुप है सिटीजन्स का, हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया था कमीशन को, महाराष्ट्र कमीशन को, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब हम लोग पीआई फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, एंड उम्मीद करता हूं कि 3 हाई कोर्ट डिसीजन हैं कि 45 दिन के अंदर होना चाहिए। 45 का 50 कर ले, 60 कर ले, 120 कर ले, मेरे हिसाब से ये सफल होना चाहिए।
अब ये कोर्ट में क्या होता है देखते हैं। लॉजिकली होना चाहिए, कोर्ट ने भी ये कहा है कि 30 दिन में जब सूचना मिलने की बात है तो कितने भी टाइम में कमीशन करे, ये कंप्लीटली गैर जिम्मेदार है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। ऑल्सो एक और क्वेश्चन आया था यूट्यूब पे हमें, तो उन्होंने ये पूछा है कि मैंने मेरा जो आरटीआई एप्लीकेशन है वो पोस्ट के थ्रू भेजा था एंड वो उनके पास गया था क्योंकि मुझे वो पोस्टल ऑर्डर में दिखाई दिया, बट उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया एंड मुझे बताया कि आपका एप्लीकेशन हमें आया नहीं, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दैट केस? नहीं, वो कोई प्रूफ है या नहीं? आई एम नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन whether it was sent by ordinary post. If it was sent by ordinary post, then it is very difficult. Speed post. So speed post tracking report होगा ना? Okay. अगर स्पीड पोस्ट से भेजा है तो स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट देख लेने का, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर स्पीड पोस्ट से नहीं पहुंचा है तो उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर स्पीड पोस्ट से पहुंचा है तो आप अपील में कह सकते हैं कि ये तो गलत है। ओके सर, हम अभी एक दो ऑडियंस से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो सुरेश शारदा जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार गांधी जी और सारी टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसी ये और जो ऑनलाइन मीटिंग्स रख रहे हैं। मेरे एक क्वेश्चन है और एक सजेशन है। आप तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गवर्नमेंट नेशनल सेक्टर स्किल डेवलपमेंट ऐसे उनके एक हुनर से रोजगार ऐसे प्रोग्राम चलाते जहाँ पे काफी सारा पैसा या एड काफी सारे ऐसे सेक्टर स्किल काउंसिल्स को देती हैं। उसमें कई ऐसे कमर्शियल्स ऑफिस रहते हैं जैसे एसोचेम है या इस तरह के जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उन वो लोग अपने नीचे इस तरह के काउंसिल्स बनाते हैं जहाँ से उनको एड मिलती है, मदद मिलती है वो हुनर को डेवलप करने के लिए लोगों में। तो क्या हम उनकी इंफॉर्मेशन आरटीआई से मांग सकते हैं, उन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या ऐसी संस्थाओं से जो गवर्नमेंट से एड लेते? ये तो मेरा क्वेश्चन था और एक सजेशन भी है जी। अगर सब्सटैंशियल फाइनेंस है, मतलब अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो नहीं, सब्सटैंशियल फाइनेंस है तो पब्लिक अथॉरिटीज है और आप उसकी सूचना ले सकते हैं। हो सकता है वो मना करेंगे तो आपको कमीशन तक जाके वो, मगर ये बताना पड़ेगा कि सब्सटैंशियल फाइनेंस है, मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं। सब्सटैंशियल अगर एड मिलती है तो उन्हें आरटीआई में आना है, क्योंकि आरटीआई कानून ने ये कहा है। हाँ जी। अच्छा, एक सजेशन है सर मेरा, जिस तरह से आप ये हमको एजुकेट कर रहे हैं आरटीआई पे, जैसे आपने सैंपल एप्लीकेशन दिया था अभी जो दिखाया था, अगर भ्रष्टाचार हमको रोकना है, जैसे सड़क बनती है वहां मतलब हो सकता है कुछ पैसा मिलता होगा, मैं नहीं बोलूंगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार होता है, पर आप लोग जो इतना काम करते हैं आप ऐसे टेम्पलेट उसके लिए भी बना दें कि भी जैसे आपके इलाके में अगर सड़क बन रही है तो आप ये क्वेश्चन आंसर मांगो अपने वहां से आरटीआई लगा करके, तो इस तरह से जागरूक हो जाएंगे सब लोग। कोशिश करेंगे दोस्त, कोशिश करेंगे। अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। समीर अग्रवाल जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, शायद समीर अग्रवाल जी नहीं है। No, I'm there. अच्छा, okay, please go ahead. Okay. Sir, there is this industrial unit called MIDC in Maharashtra. Right. They have filed some false applications in the High Court in a legal dispute. Okay. I'm one of the farmers who's contesting. Right. Now, to prove that they are wrong, I need some information from the department, some dates. Right. I have applied under the RTI Act. Okay. And they are only passing on the buck. When I apply in Bombay, they say it's applicable to Amravati, so they transfer it here. The Amravati office does not give me a reply. Then I file a first appeal. The first appellate authority says the PIO should give the information immediately. And then the PIO again does not respond. You got a first appellate authority's order in your favor? Yes. Okay, that's a good sign. Okay, no, go ahead. All he said was that the PIO should provide the information immediately. Right. And that's 20-30 days past. Okay, a small tip. This is unfortunate. I've noticed a lot of first appellate authorities and even commissioners
saying immediately or as soon as possible, etc. Normally, if you have gone for a hearing or something, ask for a date. So please put a date. Okay. But I would say in 30 days, if he does not, I would suggest two things. Ideally, I would have said go to the commission. But because the commission is taking time, Yes. approach the first appellate authority also and tell him, sir, your order is not being implemented. Please help me to get the information. If he's a good officer, he might actually ensure that since he's given you a positive order, you might be more successful there. But if that doesn't work, go to the commission. I can't complain to the High Court, sir. Directly, I will offer it. Yeah, you could. No, most probably the court will say go to the commission first. You see, there is a process. Yes. So, I mean, I'm not very sure how the court can say what it likes, but most likely is that they will say that you must go to the commission first. You have not exhausted the remedy. Okay. How many days do I have to wait, sir, after the first appellate authority has given the order before filing a second appeal? In a simple terms, I look at it like this. The law requires information to be given in 30 days. Right. Maximum. So let's take the most charitable view. After the first appellate authority's order, at least in 30 days, it should come to you. Okay. Fine, sir. So wait for about 35 days. If it doesn't, my suggestion would still be try and talk to the first appellate authority. And this I'm saying because of the problem that the commissions are very laggard and lazy. Okay. Thanks for helping us with that. Now I'll take a question from the comments that we have received. So there is a question that I am a government servant and suppose I want some information under the RTI Act. Can I ask the same with my official address? If no, then how can I seek information under RTI Act, whether in my home address or some other named address? As far as the RTI Act is concerned, the address can be whatever you like. It can be a post box number, it can be your official address, it can be your residential address. Now, whether service rules have something to do with it is something on which I have no expertise. So you must take a look at, from the RTI Act perspective, the address can be anything. It can be a post box number. From a practical sense, if your service rules are coming in the way, then do it in your residential address is all I would submit. Yes. Thank you for that. Samir Goelji, can you please unmute yourself and share your question? Hi, sir. I am Samir from Pune. So, sir, I have a question like when a PIO is answering an RTI under section 8.1, is rejecting that RTI information, terming it as a personal information. So, is there any information we can get from PIO that did you ask any information from that individual from this third party from where the information was rejected? Is there any communication we can get from PIO that this was rejected by that person, third party person? No. From what you are describing, my friend, the PIO has taken a decision that it is information that is exempt. So he does not have to ask the third party. No, so sometimes generally they tell that this is a personal information or the third party information we cannot give it. Let me talk of two things. Third party information is not exempt under the RTI Act. First, clearly. Section 11 is a procedure to be followed when information relates to the third party. But if you read the Section 11 properly, third party comes into the picture only when a PIO intends to disclose information. The PIO will intend to disclose information when he believes it is not exempt. Okay. From what you are describing, the PIO seems to have come to the conclusion that it is exempt. Now you will have to go into an appeal. I gave you 8.1J. 8.1J is very badly misused by PIOs and government officers. But I gave you the logical way of looking at it. Tell the PIO or the first appellate authority, please write that you will not give this information to Parliament or state legislature, whatever is applicable. Okay. Got it. So, sir, we've received another question. In the beginning of the presentation, you had mentioned that under Section 4, all the information is supposed to be made available on the website of the organization. But in case they have not made it available, then where can we raise this issue? Is there a portal or is there something where we can complain and say, this is not there?
So the only source is you can approach the Information Commission under Section 18, saying that this information should have been there, so moto it is not there. But it's a difficult proposition. I am not seeing too much success with that overall. But legally, the route is approach the commission in a complaint under Section 18, saying that this information should have been on the website and it is not there. Yeah, thank you for that. Vivek, just going through the comments, a lot of people have sent us really long queries. So वो तो अभी unfortunately नहीं ले पाएंगे because they're all very long and we need some time to look at it. तो अगर आपको questions और चाहिए and if you want some resolution, what you can do is आप हमें email कर सकते हैं foundation@moneylife.in हमारे email ID पे, and वहाँ पे you can explain and then we can try and get some resolution for that. So, sir, I think I don't want to take too much of your time. So, with that, I just wanted to take a moment and thank you for joining us today and for helping us learn a little more about the Act. It was a very precise presentation. I think somebody has raised his hand, if you'd like to. Mr. Sheikh? No, I don't think so. I think... No, he is raised. I mean, I can see him on the screen. It's okay, he's raised his hand on the screen. Okay, I think I'm sorry, sir. I think you had already asked a question. I'm really sorry. I'm going to have to request you to send it us on mail. Yes, please. Just a minute, sir. Yeah, please. Yeah, please share your question. We'll have to wrap it up with this, sir. Really sorry for that. Sir, I am Salim Sheikh, advocate and social activist from Pune. Yes, sir. Abhi recently, sir, Supreme Court of India on 4th March 2020, a decision has been given by Supreme Court in Chief Information Commissioner Gujarat versus Delhi High Court, Gujarat. Supreme Court says that if one want to information from Gujarat High Court, instead of they seeking information under RTI Act, they must follow rules of Gujarat High Court. I'm aware of this. Aware, sir. Then my submission is that, sir, what about the Section 22 overriding effect? In my opinion, it's an illegal order. It's the illegal order. But I mean, it's the Supreme Court, so I don't know what we can do. What activists should do at this junction? Leave it. Don't shadow the courts very much. We'll get hurt far more. But do you think this is a violation of the properly legislated act? I do believe it is a violation. I do think so. But the net result is we have the only institution we can go to is the court. So I've come to the conclusion that stop trying to get information from courts unless they want to give it to you. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I'm really sorry, but with this, we're going to have to wrap it up. So once again, thanks a lot for this really wonderful presentation. It explained the entire act. Kafi अच्छे से you had helped us out. So wanted to take a moment and thank you for all of that. Thanks a lot for that, sir. Also wanted to thank all the participants for joining us today. I've mentioned the email ID, so you can drop us any query there. And once again, good night, all of you. Thank you. Thanks to Money Life and all participants. Start believing you are the Badshah or Begum of this nation.